फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वरदान कहानी का चौथा भाग लेकर आई हूँ। तो कहानी को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तो शुरू करते हैं कहानी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे, यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे, कोई पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकेन, उस पर एक रेशमी काम किया हुआ काला सिलमला ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दूरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम ढीलपन जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उनकी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारी नगर में फैली हुई थी, फिर भी अपने घर के मंडलागर्त उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए, डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली थी। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा किया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का साधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम शेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनिक घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता था। इसीलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब तक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे। परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया। परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूझ आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन की शिक्षा रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इस मारधाड़ का ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुविशनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरे हुआ और कबूतर उड़ाने चले गए। बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का चल पड़ा था। दर्पण, कंघी, इत्र, तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने ब्रजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर में आई तो घर का भाग जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना ये भाव प्रकट किया। बिरजन का 13वां वर्ष आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीत के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग से आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि में कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती बोली, और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती बोली, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती, तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रजरानी कमला से बहुत भारी है।
सेवती, कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा बोली, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसीलिए उसे गाने से चिढ़ती। सेवती बोली, यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती बोली, तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ तो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है, महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा बोली, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती बोली, लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ ना। चंदा बोली, मैं इस समय ना गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती बोली, मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुशील और चिताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें, प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरा तो पानी पे गुजर है, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली, बिना हंसी के हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती बोली, आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा बोली, कोयल और कौए का क्या साथ? सेवती बोली, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा बोली, तो हमें छेड़ती क्यों? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। संकेत राधा चरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुड़ हो ना हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि इसके प्राण निकले। उनको घर में आने की तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंद्रा यह का हंसना बोलना सब छूट गया। चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधा चरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती बोली, निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा बोली, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती बोली, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा बोली, तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती बोली, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे, कोई नई बात हो तो लिखने में भी मजा आए। चंद्रा बोली, आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दवात? सेवती बोली, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा बोली, बताओ। सेवती बोली, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा बोली, अच्छा ठीक है, गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती बोली, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा बोली, न लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती बोली, तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर, तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर रुक ना सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया, आप तो श्याम रखियो 2-2 लुगैया, मेरो तो आप ही पे नजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, आप तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती बोली, नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरछरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराऊं तो तुम्हें ऐसा शुभ समाचार सुनाएं कि सुनते ही फड़क उठो। कमला बोला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ। आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि 10 लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती बोली, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे? कमला बोला, तो अच्छा है,
कि आप ही सुनाइए। मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुनीक खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चौंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बदबद कर आज आगा सीर अली के अखाड़े में पदान की ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी लगी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इसने बार बार नचाया और फिर झटपट उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, यह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया। मार लिया मार लिया। अब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस सिर ने ऐसा दबाया कि सिर न उठने दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता था। इसने ऐसा दबोचा था जैसे बात चिड़िया को। आखिर बगटूट भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया, हवाइयां उड़ने लगी। रुपए हारने की तो उन्हें चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में उनकी जो धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। शेवती बोली, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला बोला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती बोली, दूध के कुल्हड़ कमला और भैया के लिए। सेवती दो दो लुगाइयां। यह कहकर दोनों लोग हंसने लगे। सुवामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के ही धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की बात उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातः काल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते, और बिरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी, वह अपने कमरे में बैठी हुई दिन रात रोया करती थी। किसी को इतना अवकाश न था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप बैठ जाता। बिरजन के घर जाने की तो उस शपथ सी कर ली थी, वरन जब कभी वह आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो इस बात मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि बिरजन रोने लगती और सुवामा से कहती, चाची लल्लू मुझसे रुष्ट है, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलते, तुम चलकर मना दो। यह कहकर वह मचल जाती और सुवामा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती, परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। ब्रजरानी द्वार तक यह कहती हुई जाती कि लल्लू तनिक सुन लो, तुम्हें हमारी शपथ तनिक सुन लो। पर जब वह न सुनता और मुंह फेर कर देखता ही तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भली भांति फूट फूट कर रोती और कहती, यह मुझसे क्यों रूठे हुए हैं, इन्हें कभी कुछ कहा भी नहीं। सुवामा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है। उसे अपने पुत्र की निष्ठुरता का भेद कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी लोग दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंकन बन गई। यह कच्चे धागे का कंकन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से ना निकलेगी, और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से ना उठेगी। आज संध्या को सुवामा, सुशीला, महाजने सब की सब मिलकर देवी की पूजा करने को गई। मेहरियां अपने धंधे में लगी हुई थी। बिरजन व्याकुल होकर अपने घर से निकली और प्रताप के घर जा पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश जल रहा था। बिरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है।
धुंधले उजाले में उसका बदन कुम्हलाया और मलिन नजर आ रहा था। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई थी। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई थी। पुस्तकें फैली हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। बृजन ने चाहा उसे जगा दूं, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा कर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा लिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उसके मुख से ये वाक्य निकला, बृजन, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। फिर थोड़ी देर पश्चात, बृजन, कहाँ जाती हो, यहीं बैठो। फिर करवट बदल कर, ना बैठोगी? अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे ना बोलूंगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखे कहाँ जाती हो। यह कहकर वह लपका जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो। बृजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। 1 मिनट तक उसकी भाव शून्य दृष्टि बृजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर अचानक उठ बैठा और बृजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई बृजन? मैं अभी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। बृजन ने बोलना चाहा, परंतु कंठ रुध गया और आंखें भर आईं। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर कहा, क्या यह सब तुमने साफ किया है? तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? बृजन ने इसका भी उत्तर न दिया। प्रताप, बृजन, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? बृजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचे कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर बृजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप बोला, न जाने क्यों, अब तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊँ। बृजन, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ। तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बतलाओ, मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए? प्रताप बोला, मैं तुमसे रूठा थोड़े ही हूँ। बृजन बोली, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रताप बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ? बृजन बोली, आज तक तो तुमने कभी ये बहाना न निकाला था, क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई हूँ? यह कहकर बृजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ। बोला, बृजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी। इसीलिए मेरा जी भी चाहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, परंतु कितना भी चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें याद ना आए, पर वो मानती ही नहीं है। याद बार बार आती है। अभी सोते सोते भी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। बृजन और प्रताप की आगे की कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।